वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेस में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है लासानी लिमिटेड। 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि लासानी लिमिटेड लीज एन एसेट फ्रॉम खान लिमिटेड एट स्टार्ट ऑफ ईयर 1। फॉलोइंग डिटेल्स आर रेलिवेंट। जो कॉस्ट है खान लिमिटेड को यानी लेसर को, वो है 500,000। मार्कअप 25% है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो पेड बाय खान लिमिटेड है वो है 100,000। अच्छा, ये खान लिमिटेड यानी लेसर ने पे की है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड बाय लासानी लिमिटेड एट द एंड ऑफ लीज टर्म ड्यू टू लीगल ऑब्लिगेशन, वो है 100,000 की वो भी। और फर्दर इंफॉर्मेशन में ये बताया हुआ है कि लासानी लिमिटेड रीइंबर्स 60% ऑफ द इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट टू खान लिमिटेड। तो टोटल जो अमाउंट है वो है 100,000, तो उसका 60% बन जाएगा 60,000। उसके बाद ये बताया हुआ है कि फेयर वैल्यू जो है वो सम ऑफ कॉस्ट प्लस मार्कअप है। तो 500,000 प्लस 25%, 25% ऑफ 500,000 बनेगा 125,000। सो दैट वुड बी 625,000 जो कि फेयर वैल्यू है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि लासानी लिमिटेड एक्सपेक्ट्स द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट टू बी नील, यानी लेसी का पर्सपेक्टिव ये है कि रेजिडुअल वैल्यू एसेट की नील होगी। ऑल्दो इट हैज गारंटेड ₹20,000 टू खान लिमिटेड एट द एंड ऑफ लीज टर्म, लेकिन उन्होंने 20,000 की गारंटी दी हुई है, यानी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20,000 उन्हें पे करना पड़ेगा। हावर खान लिमिटेड एक्सपेक्ट द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट टू बी 50,000, जो कि लासानी लिमिटेड को भी मालूम है। तो लेकिन खान लिमिटेड, लेसर और लेसी की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हो सकती हैं। तो खान लिमिटेड की जो यहाँ पे डाटा है उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये चीज़ें अब डिफरेंट उसमें डील होंगी। तो खान लिमिटेड के लिए 50,000 है, ये बात पता है लेसी को। खान लिमिटेड का इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज 15% है, जो कि लासानी लिमिटेड को भी पता है, यानी लेसी को भी पता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ लासानी लिमिटेड 10% है। ये जब आप डिसमेंटलिंग की कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए फिर रेलिवेंट होगा 10%। लीज की कैलकुलेशन तो 15% पर हो रही होंगी। लीज टर्म 5 ईयर्स है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि जर्नल एंट्री एट इंसेप्शन ऑफ लीज इन द बुक्स ऑफ लासानी लिमिटेड, और उसके बाद रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईयर 1 ऑफ लासानी लिमिटेड। तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो लेसी के पर्सपेक्टिव से हैं, लेकिन काफ़ी सारा डाटा लेसर के पर्सपेक्टिव से भी दिया हुआ है। और वो इस वजह ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको रेंटल की वैल्यू नहीं गिवन। तो रेंटल की वैल्यू जब कैलकुलेट होगी तो वो बेसिकली कैलकुलेट होगी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द पेमेंट्स जो एक लेसर एक्सपेक्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, वो जिस रेट पर इक्वल हो जाएं टू द फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। तो फेयर वैल्यू भी गिवन है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी गिवन है, रेजिडुअल वैल्यू भी अनगारंटेड गिवन है और गारंटेड भी गिवन है। लेकिन जो चीज़ नहीं गिवन वो है रेंटल। तो इस इक्वेशन के अंदर आप हम बनाएंगे और इस इक्वेशन को बनाकर हम उसमें देखेंगे कि जो रेंटल की वैल्यू है वो क्या आती है। वंस रेंटल मालूम हो जाएंगे तो उसके बाद हमने फिर लेसी के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग करनी है। तो लेसर के पर्सपेक्टिव से हम रेंटल कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज गिवन है 15% का। और जब एक बार रेंटल कैलकुलेट हो जाएंगे तो उसके बाद सारी कैलकुलेशन हमने लेसी के पर्सपेक्टिव से करनी है। तो इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व करना है। तो इसके सोल्यूशन बनाने की तरफ चलते हैं। तो वर्किंग्स की तरफ चलते हैं। तो रेंटल, लीज लाइबिलिटी और पेमेंट शेड्यूल की हमने वर्किंग बनानी है। सबसे पहले हम बात करेंगे फेयर वैल्यू की। तो फेयर वैल्यू क्वेश्चन में बताई हुई है कि इट इज़ कॉस्ट प्लस मार्कअप। कॉस्ट 500,000, मार्कअप 25% है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास 25% ऑफ 500,000 बनता है 125,000। जब उसको ऐड करेंगे तो दैट इज 625,000। फेयर वैल्यू के बाद हमें नेक्स्ट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट देखनी है।
और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हम लेंगे लेसर की। तो लेसर की जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हैं, क्योंकि 60% लेसी ने रीइंबर्स कर देने हैं, तो बाकी 40% लेसर की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, दैट वुड बी 40,000। फिर 15% का रेट जो हमें इम्प्लिसिट रेट दिया हुआ है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के नाम से लेसर की तरफ से, और 5 ईयर्स की लीज टर्म है, तो उसका हमें पीवी फैक्टर कैलकुलेट करना चाहिए, यानी 1 टाइम हमें जब पेमेंट मिलेगी आफ्टर 5 ईयर्स। तो 1.15 15% इंटरेस्ट रेट है, रेस टू पावर -5, इससे हमारे पास फैक्टर कैलकुलेट हो जाता है 0.4972। अब ये फैक्टर रेलिवेंट है दो चीज़ों के लिए, एक तो हमें इससे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू मिल जाएगी, और हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन में इनकी अमाउंट 20,000 30,000 रिस्पेक्टिवली बताई हुई है, तो दोनों को हम जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इनकी प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये जो फैक्टर हमने कैलकुलेट किया था, ये बेसिकली हमें इसने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प की। नाउ जब ये कैलकुलेशन हमारी हो जाती हैं, तो अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज की डेफिनेशन है कि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज द रेट डिस्काउंट रेट दैट काजेज present value of lease payment and present value of unguaranteed residual value to be equal to fair value plus initial direct cost of the lessor। अब हमारे पास इसमें से क्या क्या चीज़ अवेलेबल है उसको हम इनपुट कर देंगे, तो बाकी जो हमारे पास बच जाएगा उससे हमें अपनी रेलिवेंट फिगर्स मिलेंगी। अब लीज पेमेंट्स जो हैं उसमें रेंटल्स भी शामिल होते हैं और उसमें गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी शामिल होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि लीज पेमेंट को हम दो टुकड़ों में ले लेते हैं। और बाकी फार्मूला हमने एज इट इज़ रखा, तो लीज पेमेंट में हमने रेंटल्स भी हैं और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी है। अब इसमें से हमें सारा डाटा अवेलेबल है। ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी है, फेयर वैल्यू भी है, और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेसर भी है। तो सारी अमाउंट्स को अगर हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जो कि ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो एक वेरिएबल बच जाता है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल। तो 625,000 प्लस 40,000 माइनस 9944 माइनस 14916, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल आ जाएगी 640,140। तो ये हमारी एक मेन कैलकुलेशन बन जाती है, दैट इज इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज की बेस पर हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल को कैलकुलेट कर लिया। अब रेंटल्स जो हैं वो क्योंकि इक्वल रेंटल्स होते हैं, सीरीज ऑफ पेमेंट होती है, तो उसके लिए जो रेलिवेंट फैक्टर कैलकुलेट होता है वो पीवी फैक्टर नहीं, वो एन्यूटी फैक्टर हमें कैलकुलेट करना होता है। तो 15% फॉर 5 ईयर्स का अगर हम फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसकी बेस पर हमारे पास फैक्टर कैलकुलेट हो जाता है 3.3522। अब यहाँ पर एक बड़ी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे सामने आ जाती है। तो फार्मूला हमारे पास जो मैथमेटिकली बनता है दैट इज कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स जो है वो इक्वल होती है रेंटल्स इनटू एन्यूटी फैक्टर के। अब इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो रेंटल्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स डिवाइड बाय एन्यूटी फैक्टर। तो हमारे पास इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स भी है और एन्यूटी फैक्टर भी है। सो यूजिंग दिस फार्मूला हम रेंटल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेंटल्स हमारे पास कैलकुलेट हो जाते हैं 190961। तो जब हम रेंटल्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो साथ ही हमारे पास लीज लाइबिलिटी की भी वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ये क्योंकि हम लेसी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें हम लेसी के परस्पेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 640,140, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 9944। तो इनका टोटल कर लेते हैं 650,084
इसकी बेस पर हमें लीज शेड्यूल बना लेना चाहिए। फिफ्टीन परसेंट के हिसाब से। तो फर्स्ट ईयर के एंड पर जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारी जो लाइबिलिटी इनिशियली हमने रिकॉर्ड करनी है ओपनिंग बैलेंस के तौर पे वो ये है 650084। इंटरेस्ट इस पर 15% के हिसाब से लेंगे, ऐड कर देंगे। पेमेंट जो है वो रेंटल की हम कैलकुलेट कर चुके हैं और वो इसमें से लेस हो जाएगी और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। हमें एक साल की आगे भी कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, तो हमें करंट एंड नॉन करंट बैलेंस चाहिए होगा। तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस हमारा ओपनिंग बैलेंस बनेगा, उस पर हम 15% इंटरेस्ट ऐड कर देंगे और रेंटल की पेमेंट जो है वो लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा 449170। ये हमारी जो है करंट ईयर के लिए नॉन करंट लाइबिलिटी और नेक्स्ट ईयर की ये एंड पर टोटल लाइबिलिटी होगी। तो जब हम ये वर्किंग्स कंप्लीट कर चुके हैं तो इसके बाद अब हम अपनी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स पे चलते हैं और दोबारा उनको देखते हैं। तो पहली तो रिक्वायरमेंट ये है कि हमने जर्नल एंट्री एट द डेट ऑफ लीज पास करनी है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जर्नल एंट्री पास करेंगे। ईयर 1 के स्टार्ट पे क्वेश्चन में कोई डेट्स वगैरह नहीं दी हुई, तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। 60% लेसी ने पे करनी है क्योंकि 40% लेसर की 60% लेसी ने पे करनी है, क्वेश्चन में बताया हुआ है 60,000 बनेगा। और लीज लाइबिलिटी जो हमने कैलकुलेट कर ली है वर्किंग में, दैट इज 650084। लीज लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके अलावा हमें प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग को भी रिकॉर्ड करना है अंडर आइस 37। क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग जो है एंड ऑफ लीज टर्म पे 100,000 की अमाउंट है जो पे होगी और उसके लिए जो रेलिवेंट हमारे पास डिस्काउंट रेट है वो 10% है। तो 5 ईयर्स के बाद ये डिसमेंटलिंग होनी है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे। 100,000 का 5 ईयर्स पे प्रेजेंट वैल्यू ली, दैट इज 62092। और इन तीनों अमाउंट्स के इक्वल हमारा राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये हमारी जो एक रिक्वायरमेंट थी कि हमें जर्नल एंट्री एट द डेट ऑफ लीज रिकॉर्ड करनी है वो कंप्लीट हो गई। और यहाँ से हम अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब बनाते हैं स्टेट्स। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम फर्स्ट ईयर एंड पे हम बना रहे होंगे। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में जो हमें रेलिवेंट फिगर्स लेनी है उसमें सबसे पहले तो हमारे पास ये पॉइंट है कि हमारा राइट ऑफ यूज़ एसेट कितने का है। अब राइट ऑफ यूज़ एसेट हमारे पास है 772176 का और इसको ओवर 5 ईयर्स हमने डेप्रिशिएट करना है। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। 772176 ओवर 5 ईयर्स, तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी 154435। अब हम अपना एसेट जो है वो नॉन करंट एसेट के तौर पे राइट ऑफ यूज एसेट को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो 772176 माइनस डेप्रिसिएशन जो भी हमने कैलकुलेट की, दैट इज 617741। इसके बाद हमारे पास जो फाइनेंस कॉस्ट हमने रिकॉर्ड करनी है लीज से रिलेटेड, तो वो हम वर्किंग वन शेड्यूल बना चुके हैं। तो हियर वी हैव
97513 जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसी को हम एक्सपेंस बनाएंगे। इसके बाद हमें नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करना है। तो जो नेक्स्ट ईयर के एंड पर लाइबिलिटी होती है दैट इज कंसीडर्ड नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि एक साल के बाद जो लाइबिलिटी बच जाएगी वो नॉन करंट है। और करंट लाइबिलिटीज अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो टोटल लाइबिलिटी में से हम अगर नॉन करंट लाइबिलिटी लेस कर देंगे तो हमारे पास करंट लाइबिलिटी का बैलेंस आ जाएगा। दैट इज 107466। अब एक चीज़ हमारे पास और रह गई कि हमने रिकॉर्ड की थी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, तो इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्योंकि 5 ईयर्स के बाद सेटल होनी है तो ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है 62092। बट ओवर द टाइम IAS 37 के मुताबिक डिसमेंटलिंग प्रोविजन पर भी हमें इंटरेस्ट रिकग्नाइज करना है, तो वो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइनेंस कॉस्ट रिलेटिंग टू डिसमेंटलिंग प्रोविजन 62092 की अमाउंट है, 10% का रेलिवेंट इंटरेस्ट रेट है, दैट वुड बी 6209। ये हम अपनी लाइबिलिटी के अंदर भी ऐड कर देंगे। इसकी जो एंट्री है वो बेसिकली इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट, तो इस वजह से प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग भी इंक्रीज हो जाएगी और 68301 की शो होगी। तो हमारे एक्सट्रैक्ट्स में 3 आइटम हमारी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में शो होंगे और नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ भी शो होंगी। और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन की निस्बत एक एडिशनल आइटम था, लेकिन ये स्पेसिफिकली राइट ऑफ यूज़ एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए IFRS 16 में मेंशन है, तो ये एक हमारा मेन पॉइंट है। तो जर्नल एंट्रीज भी पास हो गई हमारे एक्सट्रैक्ट्स भी बन गए और वर्किंग्स हमने इनिशियली डेवलप की थी। इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे मेन टेक्निकल इशू था वो ये था कि हमें रेंटल मालूम नहीं था और रेंटल मालूम करने के लिए हमें काफ़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ी। लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि हमने ये कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए इतनी लेंथी वे में किए हैं, अदरवाइज इसके क्विक शॉर्टकट्स अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो यू शुड यूज़ दैट एंड सेव योर टाइम इन द एग्ज़ाम। इसको आप बड़े सिंपल फार्मूलाज के साथ भी, जो हमने यहाँ पे एक स्टेप को 4 स्टेप में करके दिखाया है, तो आप इसको एक सिंगल स्टेप के अंदर भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। So that's all for today. Have a good day.